नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि प्रकाश और आप सभी देख रहे हैं मीडिया पंचायत की एक खास मुहिम जिसका नाम है प्रधान जी बताई न विकास कैसे हुई। इसका भोजपुरी में टाइटल इसलिए रखा गया है कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। उसी के संदर्भ में आज हमारी बात होगी भूतपूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष और वर्तमान में जो है आप क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। तो आपसे बहुत सारी चर्चा होगी। 1995 से लगातार आप के पास या पत्नी या भाई के पास प्रधानी का जिम्मा रहा है। क्षेत्र में काफी नाम है आपका, एक आइडल प्रधान भी माना जाता है। आपको ये भी पता है कि प्रधान जो होता है वो गांव में किस तरह समस्याओं का निराकरण करता है। हर तरह की समस्याएं आपको सुलझाने का भी जिम्मा रहता है प्रधान लोगों को। तो मैं परिचय करा रहा था। आज हमारे साथ हैं ग्राम सभा पकड़डीहा न्याय पंचायत क्षेत्र के बीडीसी सदस्य श्री सच्चिदानंद पांडे जी, और आप प्रधान भी रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लक्ष्मीपुर विकास खंड से। तो ये रहा आपका परिचय। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव प्रधानी का आ गया है अपने यहाँ क्षेत्र में, उसमें किस तरह का माहौल है? क्या अभी डेट आ गई है या डेट आना है, या जो आरक्षण है या सीट का बंटवारा है उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? हरि प्रकाश जी। जी जी। अभी तो मैं क्षेत्र पंचायत महदेवा बसडीला हूँ और ग्राम प्रधान महदेवा बसडीला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने गलत कहा। पकड़डीहा मेरे भाई साहब हैं। और हाँ, अभी पहले एक में ही था, पहले एक ही ग्राम था, अब जो है अलग हुआ है। तो अब जो है आपकी जो प्रधानी है वो महदेवा बसडीला में आएगी, पहले भी था और अब भी आएगी। जी 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 जी। आशीष चौधरी जी नमस्कार कर रहे हैं। चाचा जी बहुत बहुत शुभकामना आशीष जी आपको। आप सभी जो लोग भी हमें देख रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत से, हमारे एरिया के, अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी चाचा जी बताएं आप। जी, अभी आपने जो हमसे क्वेश्चन किया है, अभी हाँ, तो वोटर लिस्ट का पूरा निरीक्षण आपत्ति का काम चल रहा है, नाम वाम सुधारने का काम चल रहा है। अभी तो आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता आरक्षण में कौन सी सीट होगी क्या होगी, लेकिन कोई भी सीट होगी तो अपने समर्थकों में से किसी न किसी को चांस दिया जाएगा। भाई जनता अगर अवसर देगी तो जो भी प्रधान बने, अभी तो आरक्षण हो जाए तब तो कुछ पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये जानने की आज कोशिश करूंगा कि किस तरह का काम ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के लिए करने के लिए होता है। और आपको तो बड़ा लंबा अनुभव है कि ग्राम प्रधान के काम क्या होते हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं, थोड़ा उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और विकास करने में क्या दिक्कत आती है ग्राम सभा में, क्योंकि जो ग्राम सभा होता है वो किसी भी देश का सबसे मूल स्तंभ होता है। वहां पे किसान रहते हैं, जहां से पूरे देश नहीं पूरे विश्व का पेट भरता है। तो ऐसे लोगों को खुश रखने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, आपने क्या अनुभव किया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो दिक्कत है जो सरकारी लाभ लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल, वास्तव में भाई सबको तो दिया नहीं जा सकता। बिल्कुल, सरकार के तरफ से गरीब के लिए आ रहा है तो गरीब को दिया जाता है, लेकिन एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 भाई, चारों गरीब हैं, उतना मिल नहीं पाता। अभी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना चल रहा है, हुआ है, फीडिंग हुआ है, जहां तक है सही हुआ है, लेकिन कुछ उसमें गलतियां भी हो गई हैं, गरीब छूट गए हैं, कैसे किया गया, क्या किया गया, बेचारे वंचित हो गए हैं। इस समय तो मैं प्रधान हूं नहीं, इस समय किसी का मैं शिकायत भी नहीं कर सकता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं विकास के लिए। अभी फिलहाल तो किसान के लिए सबसे बड़ा जो पुआल नहीं जलाने दिया गया, वो तो बहुत बड़ी समस्या हो गया। खेत में अभी तो धान नहीं हुआ, एक रोग लग गया, सियावा रोग होता है, वो खत्म हो गया। अब कीड़ा काट रहे हैं खेत में, गेहूं कभी कीड़ा नहीं काटते थे, अब उसके लिए किसान दवा डाल रहा है, सारी फसलें नष्ट हो जा रही हैं। मतलब अब गेहूं भी लग रहा है इस बार खराब ही हो जाएगा हमारे क्षेत्र में।
हमारे तराई बेल्ट में। जी, खैर आप भी मतलब वही के आपसे हैं। हाँ, ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये पूरे बेल्ट की है, तराई बेल्ट की है, ये कह सकते हैं तराई पूर्वांचल की बेल्ट। समस्या है। हम्म। बिल्कुल, ये बात करने का आपसे जो बात करने का आज जो मकसद था वो ये मकसद ये था कि हम एक गांव की बात नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे कि वहां के लोगों जी की क्या परेशानियां हैं। और आप प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे हैं तो आपको उस एरिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी कि खैर जी खैर कि सब लोगों को तो हम सुविधाएं दे नहीं सकते हैं, उसमें किस तरह की समस्या आती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और विकास के क्या क्या कार्य ग्राम सभा के पास होते हैं। देखिए, विकास का कार्य ग्राम सभा के पास मनरेगा का है, राज जी, वित्त है, दशम वित्त है। अब तो तमाम बिल्कुल पैसे हैं। सरकार ने सुविधा घर घर शौचालय दी, लेकिन सरकार तो दी, निचले स्तर पे अच्छे से वर्क नहीं हो पाया। अभी तमाम भी बिल्कुल कहने बिल्कुल के लिए तो हमारे गांव हैं, लेकिन आज भी सड़क पे गंदगी दिखता है। उसको नियम से लोगों को पैसा भी नहीं दिया गया, उसका जांच भी नहीं हो पाया। जांच अब सरकार की कमी कहा जाए या जनता की कमी कहा जाए। भाई 12,000 रुपया लाभार्थी के अकाउंट में देना था, लेकिन ऐसे बहुत ग्राम पंचायत हैं जहां अकाउंट में नहीं दिया गया। कैसे दिया गया, क्या किया गया? अभी भी शौचालय बहुत गांव में नहीं बने हैं। सरकार तो पूरा लक्ष्य बिल, कर रही है, निचले बिल्कुल स्तर पर बिल्कुल सुधारने का काम है। अच्छा व्यक्ति होगा तभी अच्छा विकास होगा। हमारे समय में तो बहुत पैसा नहीं आता था, हम तो बॉर्डर डेवलपमेंट से लाके सीसी रोड बनाए हैं, सुनिश्चित हम्म, रोजगार योजना से लाके रोड बनाए हैं। उस समय जो मनरेगा का काम होता था एक सीमित था कि 3 लाख 4 लाख का ही कराना है। अब तो सरकार ने पूरा छूट दे दिया है, चाहे जितना आप वर्क कराइए, आपके पास काम होना चाहिए। साठ बिल्कुल चालीस का रेशियो हो, 60-40 का रेशियो नहीं था, पक्का काम करने के लिए नहीं था। राज्य वित्त और दशम वित्त से जो पैसा मिलता था उसमें पक्का काम होता था। बाकी बड़े नेताओं से पैसा लेके, उनके विधायक निधि से, उनके पूर्वांचल निधि से लेके कुछ गांव का विकास हो जाता था। बिल्कुल, विकास के ये गांव काफी अच्छी लोगों को जानकारी आप दे रहे हैं। शिक्षित है। अभी अभी आपने सबसे पहले दो तो चीजें बताई। आपने अभी दो चीजों पे जो बात की, एक तो जी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, दूसरा आपने शौचालय का बात किया। सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अधिक फंड है, इस पे बहुत अधिक पैसा है, और पैसा जो होता है डायरेक्ट जी लाभार्थी के खाते में जा रहा है। लेकिन सच ये कहें कि लोगों को जी उस बात का फायदा नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थी को फायदा जी मिल नहीं पा रहा है, फायदा मिल रहा है लेकिन या तो ये घटनाएं भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का यहाँ पे इस कार्यक्रम में, लेकिन ऐसी चीजें देखने को आती हैं कि जिनके पास पहले से मकान, पक्का मकान है, उनको पक्के मकान दे दिए जाते हैं, या जिनके पास जी पहले जी से जी शौचालय है उस शौचालय को ही रिन्यू कर दिया जाता है, उस पर नाम लिख दिया जाता है कि ये शौचालय नया बना है। और इस तरह से ये बहुत बड़ा बंदर बाट है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की समस्या है। तो इस समस्या पे गौर करने वाली बात है कि जिस पैसे से बहुत बड़ा विकास हो सकता था, जिनके पास पहले से शौचालय है उनको न दे करके, पात्र को दे करके और अधिक जी ग्राम सभा को मजबूत बनाया जा सकता था, स्वच्छता को अच्छा किया जा सकता था, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सकता था। जी जी लेकिन इनमें कौन कौन से सिस्टम में दोषी कौन कौन है और कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आपको काफी अनुभव है, आपको रोल मॉडल लोग मानते हैं वहां पे, और आपने काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो इसको अगर आपको ठीक करने का अवसर मिले, आपको अगर इलेक्शन आ रहा है, आपको दोबारा जो है सेवा जनता का करने को मिलता है, तो आपकी क्या भूमिका होगी, आप इसे कैसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। जी मेरा पूरा प्रयास होगा। सरकार के तरफ से जो धन मिलता है, जो लाभार्थी को मिलता है, जो पात्र व्यक्ति होगा, उसको पूरा 100% सब कुछ दिया जाएगा उनको। और ये भी जिम्मेदारी है उनके देने के साथ साथ, मेरा बिल्कुल कर्तव्य है, काम को पूरा जी, करते हैं कि नहीं, पास बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं कि नहीं, ये मेरा दायित्व है देख रेख करने का। बिल्कुल और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए बिल्कुल कि वर्क सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
शौचालय का कोई जांच नहीं हुआ आज तक, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से। जो लाभार्थी पैसा पाया वो बनाया या नहीं बनाया। एक एक तो गांव में इसकी कम जो से कम मॉनिटरिंग 50 होती है, 50। तो इसकी मॉनिटरिंग होने के लिए खंड विकास अधिकारी या वहाँ के लोकल जो तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे कोई टीम तो होगी जिनसे शिकायत करके इसकी जांच की जा सकती टीम हो। है, लोग दौड़ते हैं, दौड़ के थक जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सिस्टम खुद ही ऐसा है। जी, तो यही हाल जो सिस्टम नहीं अपना सही होगा प्रधानमंत्री, तब तक। लेकिन मैं जी ये मानता हूँ कि चलिए ठीक है कि ऐसे कई सारे प्रधान हैं जिनको, या ऐसे कई सारे सामाजिक समाज सेवी हैं जो इस काम को करना चाहते हैं और कई जगह तो कर भी लेते हैं। मैं उसमें से आपको एक मानता हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुझे ये यकीन है कि आप जो है ऐसा काम अपने नॉलेज में, तो जैसा आपने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा, अपने देख रेख में करूंगा और मेरी ये दायित्व और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरा भी कराऊंगा। जी तो हम आज ये लाइव कार्यक्रम में ये जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अभी जो कहा कि अगर दोबारा से आपको मौका मिलता है या आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा तो जो पहले के कार्य हैं उन कार्यों का पुनरीक्षण भी हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है पुनर्निरीक्षण। अभी आप मनरेगा से जो सीसी रोड बन रहा है, देख लीजिए जी मानक के अनुसार नहीं बन रहा है। जो भी विकास काम कराए जा रहे हैं पक्का, वो मानक के अनुरूप नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन सब जी अनदेखी किया जा रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। अब वो ब्लॉक स्तर है कि जिला स्तर है, कौन काम कर रहा है, जो एस्टीमेट बनता है, जो एमबी होता है, जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर काम अच्छा नहीं होता है, मैं जो रोड बनाया हूं 10 साल हो गया, जाके देख लीजिए, आज मैं डीएम से लेके क्रिटिकल गैप तक अपने गांव में लाया हूं। मैं अपने गांव का एक बिल्कुल सड़क जो बनाया हूं मादेनिया से पकड़िया जाती है, मैं क्रिटिकल गैप से बिल्कुल बनवाया था उस सड़क को। बिल्कुल और उसको एक बार उसके नीचे खड़ंजा लगा था, माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व विधान परिषद सभापति श्री गणेश शंकर पांडे जी के पूर्वांचल विकास निधि से उसमें खड़ंजा लगा था, सॉइल कंजर्वेशन ने लगाया था। बिल्कुल। दोस्तों, मैं हूं हरि प्रकाश और आप सभी देख रहे हैं। तो इन सब कार्यों का जो दायित्व होता है उसे पूरा कराने का और उसमें सिस्टम के हिसाब से अच्छे कार्य कराने, कार्य पूरा भी कराना है और अच्छा कार्य कराना है, इस बात की जिम्मेदारी भी एक जो जागरूक प्रधान होता है या सरपंच होता है उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि पहले बात जो आपने एक बात सही बताई कि सबके लिए सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जो सुविधाएं आ रही हैं सरकार की तरफ से वो पात्र व्यक्ति को दिया जाए और उसका पूरा किया जाए, उस काम को पूरा भी हो, उस काम को जिस बात का पैसा आ रहा है, जिस बात का फंड आ रहा है वो पूरा का पूरा सही कार्य में लगे और पात्र व्यक्ति को दिया जाए, इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ग्राम प्रधान जी जी। और क्या क्या समस्या और क्या क्या कार्य गांव होते हैं, में थोड़ा सा आप जी गांव बोलिए। में तो जो सरकार होती है वही होता है, वो भाई उसका खुली मीटिंग करके लोगों को, जैसे शौचालय है, आवास है, खड़ंजा है, नाली है, यही है, स्वास्थ्य संबंधित है तो स्वास्थ्य में एक एनम दिखती है। आपका जितना हॉस्पिटल है, जैसे लक्ष्मीपुर है, तो क्या कहते हैं उसको, सीएचपी, जी आपका कोई सुविधा नहीं है। किसी को अगर ऑपरेशन कराना है, डिलीवरी, तो वहां डॉक्टर नहीं है। गांव में डॉक्टर की सुविधा, मतलब स्वास्थ्य की डॉक्टर का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। कम से बिल्कुल कम हर ब्लॉक में अच्छा अस्पताल होना चाहिए कि ब्लॉक की दूरी जो अगर कहीं दूर है तो उसको ध्यान में रख के थोड़ा नजदीक बनाया जा। 5-7 किलोमीटर है, खैर तो सरकार का एम्बुलेंस चल ही रहा है, लेकिन इलाज अब जैसे हमारे एरिया के जो लोग हैं वो महाराजगंज में भी नहीं हो पाता, बर्न है। अभी एक लड़का जल बिल्कुल गया था, वो हम्म बेचारा मर गया गोरखपुर लाते लाते। अब वही बर्न अगर बिल्कुल महाराजगंज में रहा होता तो कम से कम, जैसे बनकटी में हमारे हॉस्पिटल है, वहां बर्न होना चाहिए। तमाम घटनाएं हो जाती है गांव में, लड़के आग ताप रहे हैं, कहीं कोड़ा में गिर गए, कहीं कुछ हो गया। समस्या तो है। पहले बात तो शिक्षा सुधारना बहुत जरूरी है,
सबको शिक्षित करना जरूरी है। मैं तो खैर बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। मिड डे मील योजना जो सरकार का चल रहा है, पहले तो ये विद्यालय में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ने पे मन नहीं लगता है, खाने का ही सबसे ज्यादा बवाल लगता है। बल्कि सरकार उनके लाभार्थी को सीधे लाभ दे दे, वो सबसे अच्छा है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिनको हम स्कूल में एक एम्प्लॉय रख करके उनके लिए मिड डे मील का अरेंजमेंट करते हैं, और उसमें कई बार कई तरह की धांधली का भी मामला सामने आता है, उसमें कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं आती हैं। और पढ़ाई से ज्यादा बच्चों का जो दिमाग होता है या पेरेंट्स का जो होता है वो खाने पे ही होता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और इस पे एक अमल होना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस बात को। ये आपकी अच्छी पहल है, आपने एक अच्छा पॉइंट रखा है। बच्चों को तो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको बल्कि सरकार आर्थिक सहायता दे दे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट दे दे, कोई बिचौलिया का कोई काम न रहे। शिक्षा पे बैन लगा दे कि अगर कोई पढ़ने नहीं जा रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। हर लोगों को जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार समझेंगे। बिल्कुल जैसे श्री प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाया कि हम पूरे देश को स्वच्छ कर देंगे, वो उनका तो पूरा प्रयास है, लेकिन निचले स्तर पे नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल 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 सुधारना बहुत जरूरी है। तो मैं मेरा जो आज आपसे सीधा बिल्कुल जी आपसे आपसे जो बात करने का आज मकसद था, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में सारी चीजें ऊपर की तो आ जाती हैं, सांसद तक की बात आ जाती है, विधायक की बात आ जाती है, लेकिन जो गांव पे सबसे अधिक जनसंख्या पूरे भारत की जो गांव में रहती है 70%, उनकी बेसिक समस्याएं क्या हैं, ये बात उनसे पूछा ही नहीं जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये कानून जो बनते हैं ऊपर से बन जाते हैं, लोगों को पता नहीं लगता कई बार कि उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको लाभ मिलेगा। आपका ये भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बिल्कुल गांव में कोई बीमार है, वो प्रधान के पास आता है। किसी का हाथ टूट गया, किसी की लड़की का शादी है, किसी को साधन सुविधा नहीं है, मतलब सब प्रधान के पास ही लोग आते हैं। लेकिन प्रधान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है 5,000 दे सके। अगर वो चोरी ना करे नहीं, या तो घर से गेहूं बेच के दे। भाई विधायक 25 लाख रुपया खर्च कर सकता है अपने विधायक निधि स्वास्थ्य से, लेकिन गांव का प्रधान 5,000 रुपया नहीं दे सकता है। ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम उसको चेक न दे के उसके स्वास्थ्य किसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जहां दवा करा रहा है, अगर हमारे खाते में पैसा है तो 10-5,000 उसको आर्थिक सहायता दिया जा सके। बिल्कुल, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर तो काम होना ही चाहिए, और ये बेसिक अधिकार है, गांव के लोग गांव में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अभी कौन सा कार्ड बना है, सौभाग्य योजना, कौन सा कार्ड वो बना है स्वास्थ्य वाला, क्या नाम है उसका? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान। अब बताइए, बहुत गरीब वंचित रह गए, कहाँ मिला है, किसको मिला, कितने लोगों को मिला है? एक गांव में 10-5 लोगों को मिला है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का जिनको मिला है, क्या आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या उनको इस बात का फायदा मिलता है कार्ड का? लेके दौड़ते हैं और मर जाते हैं। अभी प्रहलाद मौर्य मर गया, उसका आयुष्मान कार्ड लेके गया वहां वेदांता, अरे उसमें राम मनोहर लोहिया में, कोई नहीं सुना। आप तो देखे होंगे प्रहलाद मौर्य कैंसर से मौत हो गया। मतलब कार्ड होने के बावजूद भी उसका समुचित प्रयोग, लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कार्ड नहीं बन रहा है, बहुत सारे लोगों का, सबका कार्ड नहीं बन पा रहा है, और जिनका बन भी जा रहा है उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी। आपने अच्छी बात बताई, शिक्षा की बात किया आपने, स्वास्थ्य की बात किया आपने, और एक समस्या गांव में और होती है। गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसपे, चाहे कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, जमीन का विवाद हो, या किसी और तरह का कोई झगड़ा होता है, कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो प्रधान जी के ही यहाँ लोग पहुंचते हैं उस समस्या के निदान के लिए। तो आपको जो काम, जो समय गांव के विकास के लिए देना होता है, वो अधिकतम जो है टाइम आपको जो है उसके लिए भी देना पड़ता है। आपकी कोई सैलरी, मुझे लगता है कोई सैलरी भी होती होगी, और कितना अधिक काम होता है? 3500 रुपया है शायद सैलरी। अभी तो मैं प्रधान हूं नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। 3500 रुपया मंथ शायद सैलरी है। अच्छा, 3500 रुपए की सैलरी है,
लेकिन काम तो 24 घंटे का है, कभी भी फोन आ सकता है, कोई भी दिक्कत होगी तो कभी कभी भी कोई फोन कर सकता है। और प्रधान यहाँ को तो तो 24 आप घंटे 24 घंटे का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गांव का जो प्रधान होता है गांव में ही रहता है, तो लोग अगर फोन उठाते भी नहीं है तो सीधे घर पहुंच जाएंगे आपके, चाहे रात हो या दिन हो, कोई समस्या है। जी जी जी। तो बिल्कुल, तो ये जो गांव में जो झगड़ा है, लड़ाई है, या जिस तरह की भी समस्या होती है, इसको सुलझाने में आपको दिक्कत आती है? जैसे बहुत सारी समस्याएं आपके पास आती होंगी, कई वर्ष पहले आप पहले प्रधान भी थे, आपकी पत्नी भी प्रधान थी, तो ऐसे हम अपने 15 साल के कार्यकाल में कोई हमारे वहां किसी के ऊपर मुकदमा ही नहीं हुआ, सारा सुलझा दिया गया। अभी जो भी हम लोग के पास आता है भाई, जो झगड़ा होता है वो तो आपस में सबका बांट दिया जाता है, कहीं झगड़ा नहीं होने दिया जाता है, समझा दिया जाता है। लेकिन और जैसे कुछ मामले हैं उसमें तो भाई प्रशासन, पुलिस ही कुछ कर सकती है, हम लोग जैसे उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग का एरिया बहुत विवादित भी नहीं है, शांत एरिया है हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी ग्राम, कोई भी ग्राम प्रधान कहीं का भी हो, अगर वो लोगों की समस्याओं का निराकरण अपने गांव के रहकर भी, गांव के अंदर कर लेता है, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा फायदा भी होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का फायदा होता है। वो फायदा इस तरह से भी हो सकता है, एक तो उसको जो कोर्ट कचहरी थाने तहसील और जिला न्यायालय पे जाने से बचता है, इससे पैसा भी बचता है और समय भी बचता है उसका। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर अपने विचार से, अपने बुद्धि दिमाग से अगर गांव की समस्याओं का समाधान अगर कर लिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर विकास के लिए और क्या क्या वहां पे होता है कि जिसको किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं शिक्षा की, आपने प्राइमरी स्तर के शिक्षा की बात की, यही अगर हम मिडिल स्कूल तक बढ़ते हैं या उससे ऊपर की शिक्षा की बात करते हैं, जो गांव में, अब तो गांव में तो स्कूल है नहीं, उनको जाना पड़ता है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर। जी, इंटर तक तो गवर्नमेंट फ्री कर दी है जो सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल का क्या पढ़ाई तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं कुछ और समस्याएं हैं, तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है या उनको कोचिंग का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो फ्री तो है, सरकार के हिसाब से फ्री है, लोग वहां पढ़ते भी हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो उनको दूर जाना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या शिक्षा का अभी कुछ सुधार हुआ है? पहले की तुलना में 15-20 सालों में सुधार तो हुआ होगा। हमारे एरिया में तो 15 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता, भगीरथपुर लगता है 2-3 किलोमीटर मेरे गांव से होगा, वहां इंटर कॉलेज है। 5-6 किलोमीटर पे कुल्ही बाजार में आदर्श इंटर कॉलेज परसोना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो खैर तमाम स्कूलें भी सीबीएसई बन गए हैं, गांव के अगल बगल तमाम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बसें चल रही हैं। तो कोरोना काल में तो बंद है इस विद्यालय, लेकिन अब तो नौतनवा तक, मतलब नौतनवा हमारे गांव से 16 किलोमीटर दूर है, वहां से भी बसें आती हैं। मतलब पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में अपने यहाँ का जो हाल है वो अच्छा है। प्राइवेट स्कूल काफी अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जो आसपास के एरिया में है। शिक्षा की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल तक थोड़ा सा आपने बताया जिस तरह से वो गड़बड़ है कि लोग जाते नहीं है, जाते हैं तो मिड डे मील की वजह से जाते हैं बहुत सारे लोग स्कूल में। तो इसको जैसे अभी जो संख्या होती है, क्या अभी संख्या होती है स्कूल में? इस समय तो स्कूल चल नहीं रहे हैं, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में क्या संख्या होती है? एक अनुकूल संख्या है गांव के हिसाब से जितने होने चाहिए? गांव में करीब करीब प्राइमरी पाठशाला बन गया है। बिल्कुल। अब जो गांव के बच्चे हैं वही रहते हैं, पहले 3-3 4-4 गांव के बीच में एक एक विद्यालय होता था तो बच्चे ज्यादा होते थे। अब तो हर गांव पे विद्यालय है, तो बच्चों की संख्या वही 100, 150, 200 होती है। छोटे बच्चे 5 तक पढ़ते हैं, जो थोड़ा संपन्न है वो प्राइमरी स्कूल में भेजता नहीं है, वो तो अब अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से कॉर्मल स्कूल में भेजता है। बिल्कुल, जिनके पास सुविधा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। गांव के ऐसे लोग जो साधन संपन्न नहीं है आर्थिक रूप से, वो अपने बच्चों का प्राइमरी स्कूल में, जिनको कोई सुविधा नहीं है वो वहीं पढ़ाते हैं। तो उनको भी अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की अच्छी पहल है।
उनके सरकार ने ये भी सोचा कि इनको अगर खाने की दिक्कत है, पौष्टिक खाना देने की भी सरकार की। जी बताएं। जी अच्छा, अगर आपको जो प्राइमरी स्कूल है उसको एक प्लेवे। हाँ, प्लेवे की बात की आपने, हेलो, बच्चों के खेलने की सुविधा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, जो आप बताएं, कुछ कह रहे थे आप। बिल्कुल, तो प्राइमरी स्कूल है वो टाइल्स तो लग गया, लेकिन डेस्क बेंच नहीं लग पा रहा है। स्कूल को मॉड्यूलर बना दिया जाए, अच्छे शिक्षक हों, अच्छे से पढ़ाई हो, उसका ऑनलाइन बेसिक शिक्षा अधिकारी के वहां चेकिंग किया जाए, क्या पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, शिक्षक आ बिल्कुल। रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब जाके वो विद्यालय सुधरेगा। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की बात की, तो एक मेरा यहाँ प्रश्न है, उससे आप शायद ताल्लुक भी रखेंगे कि शिक्षकों की, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं या सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षक होते हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में या दूसरे कार्य, जनगणना में हो जाती है, चुनाव में हो जाती है, या दूसरे अन्य कार्यों में पोलियो के लिए भी लग जाती है, तो इससे तो शिक्षा का नहीं नुकसान है। नहीं, अभी तो हमको लगता है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, शिक्षक का हाँ कोई ड्यूटी नहीं लग रहा है। चुनाव में, चुनाव मतगणना में और वोट डलाते समय लगता होगा, लेकिन अभी तो हाँ, ये वोटर लिस्ट के कार्यक्रम में नहीं लग रहा है। शिक्षक ठीक है, शिक्षक का ही काम कर रहा है, उनको बहुत अलग अच्छी नहीं चीज है, लगाया अगर जा। ये बदलाव है, ये अच्छा बदलाव है, अच्छा होना भी चाहिए। शिक्षक को शिक्षक का ही काम करना चाहिए, जी तभी वो देश का विकास हो सकता है। गांव के जो हमारे बच्चे हैं, तभी वो पढ़ पाएंगे अगर अधिक से अधिक शिक्षक उन्हें समय देंगे। ये अच्छी बात बताई आपने, जो जिससे मुझे पता नहीं था, कि पहले यही था कि शिक्षक का 50% या 40% समय जो है दूसरे अन्य कार्यों में जाता। अब तो अब, अब शिक्षक भी करीब करीब स्कूल में हर विद्यालय में 3 4 5 तो हो ही गए हैं। ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा में में काम हुआ है। नहीं है, लेकिन और उसको थोड़ा सख्ती से करना जरूरी है। जब निचले स्तर तक, जूनियर हाई स्कूल तक बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक हम्म, वो पकड़ लेंगे लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका शुरू में पढ़ने में आधार कोई उनका मजबूत होना चाहिए, उनका आधार मजबूत हो जाएगा तो आगे का आगे वो बढ़ जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि आप अगर एक ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाना है, तो उसके लिए आपने, आपके माइंड में कुछ है? अगर कल को इलेक्शन होता है और वहां की सीट आपके उसमें आती है, और आप इलेक्शन, पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं, तो आपका अगला क्या उद्देश्य रहने वाला है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको लाइव, आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, वीडियो उपलब्ध होगा उनके लिए, मेरा तो वो जानने की ये मुहिम जो है, उन्हें बताने की कोशिश है कि आप कैसे विकास की गंगा को बहाने की कोशिश करें। जी, आदर्श गांव बनाने के लिए सबसे पहले तो गांव के सभी लोगों को प्रेम भाव से, सबको असमंजस से एक साथ लेके चलना होगा। उसके बाद से गांव में जो लोग शिक्षित हैं, हर चीज की गांव में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मेरे गांव में कौन से सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, किसको कौन सा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अच्छा, और योजना के बारे में मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि जो किसान हैं, इनके पास खेती बाड़ी है, जितनी भी है, थोड़ी बहुत या ज्यादा जितनी भी है, उनको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, और अगर उन्हें जानना है तो कैसे जानेंगे? उसी का तो प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है ठीक से। मैं वही वही उसको कह रहा हूँ कि अगर उन्हें जानना हो तो वो कैसे जान जी सकते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो पाता है, जिससे वो वंचित रह जी जाते के लिए हैं। तो वॉल पेंटिंग होना चाहिए। हर आदमी पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, हर आदमी मोबाइल नहीं देखता है। गांव में सबके पास नेट वाला मोबाइल नहीं है, बिल्कुल। स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है सबके पास। हम्म, तो जो किसान को लाभ मिलना है, कहाँ बीज सब्सिडी मिल रहा है, पहले तो साधन सहकारी समिति खत्म होने के कागार पे है। जहां बिल्कुल से किसान का ज्यादा कल्याण होता था साधन सहकारी समिति से, वो सारी समितियां बैठ चुकी हैं। वहां न खाद रहता है, न बिया रहता है, न दवा रहता है। आदमी बिल्कुल प्राइवेट मार्केट से लेता है, उसमें डुप्लीकेसी दुनिया भर का है, काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो यही जानकारी अगर किसी को लेना है तो वो कैसे ले? अगर ये जानकारी क्या ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती है? जी, इसके लिए तो
ग्राम पंचायत अधिकारी को तो बताना चाहिए। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आने वाले समय में आपको ये जिम्मेदारी मिले तो उस जिम्मेदारी को क्या मतलब एक प्रधान जी ये भी बता सकते हैं क्या, इस सारी चीजों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं? उनका काम तो नहीं है, मुझे लगता है काम किसी और का है, लेकिन अच्छी चीज है ना अगर सबको पता लगता है। जी, उसके लिए जो सरकार की तरफ से लाभ है उसको पंचायत भवन या जो सरकारी जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहां वॉल पेंटिंग करके लिखवा दिया जाए, पोस्टर बैनर लगवा दिया जाए। यही कर्तव्य है, लोगों को जानकारी हो जाए कि बात पे हमें कहाँ बीज मिल रहा है, कहाँ खाद मिल रहा है, कहाँ दवा मिल रहा है, सरकार की तरफ से कौन कौन से लाभ हमको मिल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये जानकारी ग्राम तो है जी। बिल्कुल, ये भी रहा। साथ में शिक्षा पे भी बात किया आपने, आपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी कि अपने यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मित्र भी बनाए गए हैं, लेकिन अब किसान मित्र को कुछ मिलना नहीं है, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है लोग। बिल्कुल, हर गांव में करीब करीब किसान मित्र बना दिए गए हैं जी। लेकिन तो वही है किसान वो मित्र की जब कभी कुछ किसान उनको मित्र रहता है तो करते हैं, नहीं तो कुछ इंटरेस्टेड। भूखे भजन न होए गोपाला, तो फ्री बिल्कुल वाला काम कहाँ चलेगा, लोग कैसे करेंगे। अभी गांव में आशा बनाई गई है, बताइए वो गांव जाके डिलीवरी कराती हैं तो उनको शायद 150 रुपया मिलता है, उसमें क्या होगा। 60 रुपया किलो आलू बिका है आपके देश में, 100 रुपया 110 रुपया किलो दाल है। 100 रुपया अगर आदमी डेली कमाएगा तो क्या उसका पेट भरेगा? 500 रुपए में कमाने वाले का पेट नहीं भरेगा, जो महंगाई है। बिल्कुल सही बात कहा। इस पर आप राशन की दुकान से जो राशन मिल रहा है उससे लोग भाई चावल गेहूं तो मिल जा रहा है, लेकिन बाकी तेल मसाला दाल दवा सब तो खरीदना है लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फ्री में कोई तो काम नहीं करना चाहता है। अभी जो ये कोविड चल रहा था, कोविड-19 का या कोरोना अभी चल ही रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है? विगत 1 साल लगभग होने को है, इसका क्या प्रभाव रहा है गाँव पे? एज ए प्रधान आप थोड़ा-सा इसके बारे में बताएं, इस पर वहाँ के जो जनजीवन है किस तरह से जो है उन पर प्रभाव पड़ा है? सरकार की तरफ से तो मनरेगा का काम चलाया गया है खूब, लोगों को तो मजदूरी मिला ही है जो लोग काम किए हैं। अब जो लोग काम नहीं किए हैं भाई उनकी कोई बात नहीं है, सरकार तो पूरा भरपूर मदद की है इसमें भाई। सबके सरकार राशन भी दी है, अब प्रवासियों को भी राशन दी है, जो लोग बाहर से आए थे क्वारंट थे, सरकार तो पूरा सहयोग की है। और मनरेगा तो एकदम परमानेंट चलता ही रहा, तो लोगों को हमको लगता है कोई अभाव नहीं होने पाया है। जो काम करने वाले थे, गरीब आदमी थे, वो करीब करीब काम पा जाते थे, वो काम करके अपना मजदूरी पा गए। बिल्कुल, उनको तो मिलना भी चाहिए। सरकार ने मदद की, लोगों ने मदद की, और जैसे भी उनको जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या सरकारी को मदद तो मिला। मैं बात करना चाह रहा हूँ जैसे शिक्षा के ऊपर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन कहाँ पढ़ पाएंगे? उनके पास 10,000 का जब वो रहेगा, रहेगा, वाईफाई रहेगा, नेट रहेगा, तब तो पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही एक प्रभाव, ये प्रभाव 4-4 बच्चे ये कहाँ, हाँ सभी बच्चों को फोन देना मोबाइल कहाँ से खरीद पाएगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अब हमारे 4 बच्चे हैं, 4 क्लास में बात शुरू होता है, हम तो खरीद के दे दिए, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से देगा खरीद के? बिल्कुल सही कहा आपने। 4 बच्चे, कोई घर ऐसा नहीं 4 बच्चे 5 बच्चे ना हो, 2 बच्चे ना हो तो 2 मोबाइल तो चाहिए, एक साथ क्लास चलता है, तो कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। जो लोग गरीब है उनका नहीं, जो लोग प्राइवेट उसमें है वो हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है, ये बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपने सही बताया। इसी तरह हर एक क्षेत्र में, लेकिन जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, कह सकते हैं जिनकी दुकानें हैं, वो भी दुकानें बहुत दिनों तक बंद रही, उनके ऊपर भी असर पड़ा है। मजदूर को तो काम मिल गया, लेकिन जिनकी लायबिलिटी है, उनको दुकान अगर है, उनकी शहर में है, कस्बे में है, उनको दुकान का किराया भी देना है, किसी व्यक्ति को रखा है, हेल्पर रखा हुआ है, उसको सैलरी भी देनी है,
बहुत सारे और खर्चे होते हैं उनके, जो बिजनेस करता है, तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ा होगा ना, बिजनेस जो लोग करते हैं। ये बहुत सबको दिक्कत, सबको, हमको भी, सबको भी, जितने लोग बिजनेस करने वाले सबको दिक्कत आया है। ये तो खैर पूरे देश के बिल्कुल ऊपर संकट था, इस पे क्या कहा जाए। बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। के ऊपर मैं नहीं वो था, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे किस तरह की पूरे दिक्कत देश। थी। दिक्कत तो एक वैश्विक है, पूरे विश्व में दिक्कत है, लेकिन जो अभी अभी दुकान यूपी में खोला थोड़ा है, सा। कोई बैंक क्या है, कोई कोई कहीं से कर्जा लिया है मार्केट से, कुछ सामानें खराब हो, जो एक्सपायरी होने वाले सामान एक्सपायर हो गए, बिक नहीं पाए, बहुत से नुकसान हुए लोगों के। सबका बिल्कुल धीरे धीरे भरपाई हो रहा है, लोग कर रहे हैं अपना। बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, गांव सरकार की में तरफ जो से तो समस्याएं होती, जो आपके अधिकार क्षेत्र में या प्रधान के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो गांव का विकास होता है। चाहे वो शिक्षा का स्कूल देख लें, प्राइमरी स्कूल आपके उसमें आता है, आपके हद में आता है। इसके अलावा जो विकास कार्य होता है, चाहे वो मकान का हो, शौचालय हो, इसके अलावा नालियों की व्यवस्था हो, सड़क बनानी हो, कच्चा काम हो, इस तरह के कार्य आते हैं। तो आपको, अगर नहीं है। आपका क्या विजन है, अगर इसके अलावा एक चीज और जानने की कोशिश करूंगा मैं, ये कि वहाँ के युवाओं के लिए क्या है, खासकर मैं कहना चाहूंगा एक प्लेग्राउंड की बात होनी चाहिए, मेरी जो राय है। अगर ऐसा, आपका क्या कहना है, आप बताएंगे उस पर। प्लेग्राउंड, एक खेलने का मैदान होना चाहिए। आपने एक अच्छी बात कही कि स्कूल में प्ले स्कूल की तरह उसको रूप देना चाहिए, जिससे लोगों का रुझान बढ़ेगा, बच्चे पढ़ने आएंगे उसमें, उनको अच्छा लगेगा, वो चीज होना चाहिए। वो आपका एक अच्छा सुझाव था। प्लेग्राउंड के बारे में क्या कहना है आपको? एक लाइब्रेरी अगर होती है, स्कूल में होता है, स्कूल में एक लाइब्रेरी बन सकती है, जहाँ पे लोग जाकर के अखबार पढ़ सकते हैं या जी कुछ ऐसी ज्ञानप्रद पुस्तकें पढ़ सकते हैं। एक एलसीडी टीवी लग सकती है, जहाँ पे जी लोग न्यूज देख सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। क्या कुछ इस तरह का सोच रखते हैं आप? जी जी, बिल्कुल सोच रखते हैं। लाइब्रेरी होना चाहिए, पेपर कम से कम स्कूल पे आना चाहिए, जो अगर बाहर या पंचायत भवन है वहां पेपर आना चाहिए, लोग जाके बैठ के पढ़े अपना। अब ग्राम सचिवालय बन गया है गांव में, बिल्डिंगें बन बन पड़ी हुई हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका उपयोग होना चाहिए वहां पे। अगर वहां पे कोई व्यक्ति की जिम्मेदारी किसी की दे करके वहां पे इन सारी सुविधाओं से कोई उसको लैस किया जा सकता है। कोई कोई विद्यालय है तो उसका खेल मैदान नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह में विद्यालय है, कहाँ युवाओं के लिए कहीं भी खेल मैदान नहीं है गांव में, समस्या है। बिल्कुल, मैं यही, इसीलिए इसीलिए वो आपकी जिम्मेदारी होगी, या जो प्रधान जब भी जिस गांव के, मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं वहां पे कि मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां के आसपास जितने भी प्रधान हैं, वो भी अगर इस बात को सुन रहे होंगे, तो एक मुहिम है मेरी, मैं 25 से 30 लोगों की बात करूंगा, 25 से 30 प्रधान लोगों से बात करूंगा उस एरिया के, जिससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्या विचार रखते हैं, और इस कार्य को पूरा करने में किस तरह की समस्या आएगी। तो शायद जो है इसका निराकरण हो सकता है। एक जन संवाद है, आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है। मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब आप दे रहे हैं। आपके आपकी भी बात से लोग जो है मतलब सुन सकते हैं, और उनको मतलब जो समस्या है वो पूछ भी सकते हैं, अगर कोई ऑनलाइन पूछना चाहे, बाद में पूछना चाहे। तो आप क्या युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं को रोजगार चाहिए, गांव में नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है हमारे एरिया में कि उनको रोजगार दिया जाए। एक गांव में मनरेगा के अलावा कोई ऐसा कोई उद्योग धंधा, अब तो खैर समूह बनाया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। हमारे गांव से नेपाल बॉर्डर 5 किलोमीटर पे है, देख ही रहे हैं आप। तो ऐसा कोई वहाँ, शहर भी दूर है। अब जो अगर कोई डेयरी खोलना चाहे तो दूध का खपत भी नहीं हो पा रहा है, कहीं बड़े मार्केट नहीं है, जा नहीं सकते, ले जाने में उतना खर्चा आ जाएगा, दूध बिक नहीं पाएगा। तो बाकी युवाओं के लिए हमारे एरिया में न कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, न कोई फैक्ट्री है, न कुछ है, खेती है और तो कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल वो आपके हद में भी नहीं आता है, कोई फैक्ट्री खोलना या इस तरह का सुविधा प्रदान करना, वो आपके हद में नहीं आता है। एक ग्राम प्रधान
के लिए युवाओं के बारे में अगर सोचना है तो आप उन्हें एक लाइब्रेरी दे सकते हैं। उन्हें आप खेल का मैदान, अगर जगह उपलब्ध हुआ तो वो उसका व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए काउंसलिंग सेंटर बना सकते हैं। लोगों को सूचना, देखिए अगर सूचना भी आप देते हैं किसी को कि कहीं कोई जगह है, उनको अगर ये बात पहुंचती है किसी भी तरह से, तो उन्हें अगर पता भी लगता है, अगर 10 लोग आपके संपर्क में हैं, आप अगर बताते हैं उनको, तो किसी न किसी को किसी तरह का फायदा मिल ही जाता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान होने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। जी जी, वो तो किया ही जाता है। जहाँ देखा जाता है लोगों को जिस होते हैं, हाँ, अगर कहीं बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल बन, बिल्कुल उनको रोजगार दिलाया जाता है। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल यही चीज आप तो करते ही हैं। आप तो रोल मॉडल है, उस एरिया के हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रभावित भी हैं। आपने काफी काम भी किया हुआ है। तो मेरा औरों के लिए प्रश्न है जो लोग ऐसा नहीं करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते हैं। मैं इसलिए सारे प्रश्नों का आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रधान संघ के विकास खंड लक्ष्मीपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपके उस पूरे विकास खंड में बहुत सारे प्रधान आपके संपर्क में रहे होंगे या होंगे, अभी भी होंगे, आने वाले समय में भी रहेंगे। तो उनको भी ये सूचना मिल सकती है और एक तरह से एक इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। कुछ और कहना चाहेंगे आप? अब हम अपने सत्र के अंतिम, इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र में हैं, और कुछ और आपका मैसेज है जो ग्राम प्रधान की तरफ से होना चाहिए आने वाले समय में? अभी आप इलेक्शन आएगा, आप क्या सोच रखते हैं? अगर कोई प्रधान है, आदर्श ग्राम की बात कर रहे थे, वो बात पूरी नहीं जी, आदर्श ग्राम मैं पे बेसिकली मैं बता दूं, मैं संक्षेप में जानना चाहता हूं कि एक तो जो अपना प्रधानमंत्री आवास है, ये जी लोगों को मिलना चाहिए, इसके बारे में बताएं आप। दूसरा शौचालय की बात है, शिक्षा की बात आपने काफी सारी बात की, शिक्षा की बात कर सकते हैं आप। और जिस तरह की भी समस्या है, राशन की समस्या है या जो भी है, इस पर आपका मेन फोकस क्या रहने वाला है? बाकी चीजें तो और लोग करते ही। जी। मैं हेलो। मैं शौचालय और बेसिकली शौचालय की बात कर रहा हूँ कि उसके बारे में आपका क्या राय है? अगर आपके पास आता है आने वाले समय में, तो कैसे उसका आपका क्या प्रोविजन है, कैसे उसको करेंगे पूरा? और जो जी क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मानदंड होगा? इसके अलावा जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके बारे में, और जो समस्याएं वहाँ की इस तरह की होती हैं, उसको कैसे जी, आप, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संक्षेप में बता दें। पहले तो शौचालय, जिसके पास शौचालय नहीं है, जो व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ है, उसको उसका शौचालय बनवाने का पहला कार्यक्रम है। गांव में स्वच्छता हो, ओडीएफ हो, गांव लोग बाहर न जाएं शौच करने, ये सबसे पहले धैर्य रहता, मतलब देखना जरूरी है कि बिल्कुल। जो लोग लाभान्वित नहीं हुए, किन कारणों बस नहीं हुए हैं, उसका क्वेरी करा उनको लाभान्वित कराया जाएगा। जो पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास प्लस में छूट गए हैं, उनको आवास दिलाया जाएगा। पात्र को, भाई पात्र भी चाहता है, अपात्र भी चाहता है, लेकिन पात्र को दिलाने का मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। पात्र जाए, जहां सड़क नाली, गांव में जल जमाव न होने पाए, जहां गांव में दिक्कत है, किसी का कोई झगड़ा बवाल है, उसको खत्म कर दिया जाए। किसानों को, कृषि अधिकारी जो जी जिले पे हैं, उनसे कह के अच्छे डॉक्टर से व्यवस्था कराया जाए। किसान को दवा सरकारी दुकान से उपलब्ध हो, किसान को बीमारी के बारे में जान, मतलब हो, उनके मिट्टी का जांच हो। किसान खुशहाल रहेगा तो गांव खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। किसान खुशहाल रहेगा तो गांव खुशहाल रहेगा, गांव खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, क्योंकि 70% आबादी गांव में ही है। जी, गांव में किसी से किसी का कोई विवाद न हो, बिल्कुल। सब लोग तो शिक्षित इन हों, सब चीजों में यही जो विवाद आदर्श। होता है, सबसे अधिक किस तरह की समस्या आती है? थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह की समस्या सबसे अधिक गांव में आती है? क्योंकि आपको ज्यादा लंबा अनुभव रहा है, गांव किस तरह के में लोग? जी। सबसे अधिक समस्या आती है गांव में लोगों का पानी बहना, कि वो हम उनके दरवाजे का पानी मेरे दरवाजे पे चला आया। खैर अब तो नाली बन जा रहा है, घर बनवा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जर जमीन का थोड़ा बहुत, भाई गरीबी है तो कम जमीन है, तो कम बेसी उसमें झगड़े होते हैं, या खेत का मेड़ छाटने का झगड़ा होता है कि हमारे मेड़िया जोत लहलें,
हमारा कोरवा जोत लाल है, यही सब ज्यादा समस्या है। और हम लोग के गांव में तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, इस तरह की समस्या तो आती ही होगी। और सुलझाने में कैसा लगता है? मतलब ऐसे लोग भी आते होंगे जो बात ही नहीं मानते होंगे। नहीं, बात तो ये तो सही है। लगभग समझ लीजिए 10-20% ऐसे लोग होते हैं कि नहीं मानते, अपना शान समझते हैं कि हम ही वो हैं, तो उसके लिए लेखपाल बुलाया जाता है तहसील से, जो जिसका अच्छा, होता है वो हक दिलाता है। मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि इस तरह की समस्याएं होती हैं जो आपसी सूझबूझ से सुलझाया जाता है। ये सबसे अधिक समस्या इस तरह की आती सबसे समस्या यही। है जी। और कोई संक्षेप में कोई और बात कहना चाहें अगर आप, जो है ग्रामवासियों को, नया साल है, क्या आप कहना चाहते हैं? नए साल पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते 2021 आ गया है नया। मैं तो सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरा देश हैं? स्वस्थ हो, मस्त रहे, सब खुशहाल रहे, आपस में एकता भाईचारा बना रहे सब में, पूरे देशवासियों में किसी के अंदर कोई वैमनस्यता न हो। मेरी यही बिल्कुल। की शुभकामना है। कोई ऐसा काम आप बताइए जो आप अपने प्रधान के कार्यकाल में नहीं कर पाए हैं, उसे आपको करने की इच्छा है कि नहीं ये करना है, आप कर ना पाए और टीस रह गई हो कि ये काम मैं प्रधान था नहीं कर पाया, उसे करना है ग्राम सभा के लिए, ऐसा मैं कुछ? प्रधान था, मैं वास्तव में गरीबों को तो आवास नहीं दे पाया, बहुत कम आवास मिलता था। जो इस बिल्कुल। गवर्नमेंट में जो प्लान चल रहा है, ये हम्म। हमारे साथ दुर्भाग्य रहा है कि नहीं मिला है हम लोगों को। एक साल में 2-3 आवास मिलता था, तो खैर हम गरीबों को ही देते थे, लेकिन लोग वंचित रह जाते थे। चीज तो रह गया। भाजपा गवर्नमेंट में तो खोल दिया है कि आवास प्लस जिसके पास नहीं अधिकार नहीं था, जो बीपीएल सूची में जिसका नाम था, उसी को आवास मिलता था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बेचारा झोपड़ी वाला वंचित रह जाता था। आज हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से तो खुला एकदम है कि जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास प्लस करके आवास दिया जाए। बल्कि मैंने अभी टीवी पे देखा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो लाभार्थी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लाभार्थी से बात करेंगे तो लोगों को भय होगा, बिचौलिया दलाली फरेबी खत्म होगा। मुख्यमंत्री जी हमारे बात कर रहे थे लाभार्थी से, हम टीवी में देखे अभी। अच्छी पहल है, अच्छी बात है। शासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लेकिन जो बीच में कुछ गड़बड़ी होती है जिससे वंचितों को लाभ नहीं मिल पाता है, वो मिलना चाहिए। तो आपने एक अच्छी बात की कि अच्छी सोच है। आपने शिक्षा पे भी बात किया, आपने आवास पे भी बात किया कि जो झोपड़ी में रह रहा है उसको घर मिलना चाहिए, जो शिक्षा से वंचित है उसको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। आपने प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए बोला अगर जगह होगी तो हम उस पे जो भी खेल का मैदान है वो भी व्यवस्था करेंगे। आपने बताया कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कहीं पे भी नौकरी लगने का कोई चांस होता है, कोई मौका होता है, कोई सूचना होता है, वो आप शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसका फायदा होता ही होता है। ये बहुत अच्छी पहल है। जितना आपके हाथ में आता है वो सारी बातें आपने की, और वो अपना एक सपना है जो आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है, अभी नहीं मौका मिलेगा किसी और पद के लिए, हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप आगे बढ़े, प्रधान जी बने, प्रधान जी से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उससे आगे आप विधायक बने। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। एक बार मेरी तरफ से आपको पुनः शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से युवाओं की धड़कन बने रहें। लोगों को आप प्रधान रहे ना रहे, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप लोगों की मदद, सामाजिक मदद और दूसरे तरह की मदद आप करते रहते हेलो। हैं। हेलो। जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ हेलो। रही है आपको? हेलो। जी 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 जी। जी, अब हम अपनी बात खत्म करेंगे। थोड़ा सा समय है, 2 मिनट का, अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जी नहीं, धन्यवाद। अब जो कहना था कह दिए। हाँ, बाकी अब जो आगे फिर देखा जाएगा, जो होगा फिर बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। और किसी दिन मैं
पूरे ग्राम सभा से कुछ अन्य लोगों को लेकर के भी आऊंगा, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो इस मैटर पे बात कर रहे हैं, खुली चर्चा में आएंगे। मैं उनसे प्रश्न भी करूंगा, आपसे भी जवाब चाहूंगा, जो अभी वर्तमान में हैं उनसे भी बात करूंगा मैं, और भी उस एरिया के अन्य प्रधानों से भी बात करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रधान जी अगर मेरे इस शो में आना चाहते हैं तो आप उन्हें मेरा नंबर अवश्य दीजिएगा, उनसे मैं बात करूंगा उनकी भावी योजनाएं क्या हैं। इसमें प्रधान जी जो पुराने थे वो भी आ सकते हैं, जो अभी निवर्तमान हैं, जो चल रहे हैं वो भी आ सकते हैं, या जिनकी ख्वाहिश है आने वाले चुनाव में वो प्रधान बनना चाहते हैं, वो भी मुझसे आकर के इस शो में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते।